नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर सियासी दलों की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा लगा है, जिसकी वजह कई सारी बताई जा रही हैं। लेकिन जो सबसे अहम वजह सामने आ रही है वो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में संगठन में बदलाव को लेकर मंथन हो सकता है। आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति का दांव भी चल सकती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता एक बार फिर से दिल्ली दरबार में हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को ही सूरत के बाद दिल्ली पहुंच गए थे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी दिल्ली गए हैं। नेताओं के इस दौरे को लेकर फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस संगठन में बदलाव हो सकता है। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए केवल 7 महीने का वक्त बाकी है और चुनाव से पहले ही दिग्गज नेताओं के दिल्ली बुलावे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली हमारा कांग्रेस का दरबार है। दिल्ली से राजनीति चलता है। ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। हाई कमान से क्या राय होगा, रायशुमारी होगा, इसलिए हमारा बड़े नेता लोग गए। आने वाला चुनाव, आने वाला विधानसभा चुनाव नजदीक है, 6-7 महीना बचा है। पिछले दिनों सीएम भूपेश बघेल जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर लौटे थे, तब भी लगातार ये कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में चुनाव से पहले बड़ा बदलाव हो सकता है। मरकाम के बदले जाने की चर्चाएं चल रही थी क्योंकि उनका कार्यकाल पिछले साल ही खत्म हो गया है और मरकाम ने विधानसभा में तीखे तेवर भी दिखाए थे, जिसके बाद वो पूरे सत्र में गायब भी रहे। वहीं खबरें ये भी तैरने लगी कि मरकाम की जगह मंत्री अमरजीत भगत और सांसद दीपक बैज में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है, जिसमें अमरजीत भगत का पलड़ा ज्यादा भारी है। खास बात ये भी है कि सरकार में नंबर 2 यानी बाबा उनको अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है अमरजीत भगत। वहीं बस्तर में दीपक बैज सौम्य चेहरा है और वहां के मुखिया कवासी से है, तो तकरार का सवाल ही नहीं है। पर हाँ, उसी संभाग के पीसीसी मरकाम गाहे बगाहे सरकार को ही चुनौती दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बदलना हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। हाईकमान का जो भी निर्देश होगा, जो भी आदेश होगा, वो मुझे स्वीकार है। मैं हाईकमान के हर निर्देशों का पालन करता हूँ। हाईकमान ने ही मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी और मैं 4 सालों तक बखूबी इसको निभाने का प्रयास किया। मेरे मन में एक कार्यकर्ता की भावना है और मुझे जो जिम्मेदारियां आगे दिया जाएगा वो मैं बखूबी निभाऊंगा और हाईकमान का हर निर्देश का मैं पालन करूंगा। श्री टीएस सिंहदेव ने अभी फिर कहा है कि मेरी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, तो शायद चलते चलते किसी के भाग का सिकट टूट जाए तो सब के सब वहां इसी में लगे हैं कि चलते चलते कुछ हो जाए, भूतपूर्व मुख्यमंत्री की कुछ न कुछ सुविधा हमारे नाम में भी दर्ज हो जाए करके इस चक्कर में 2 में से इसके अतिरिक्त कोई तीसरा कारण मुझे नहीं लगता। विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने बचे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दरारें चौड़ी होती दिख रही हैं। संगठन और सत्ता में समन्वय होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो इसका असर चुनावों पर पड़ सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हालात मौजूदा समय में कुछ ठीक दिख तो नहीं रहे हैं। अंकिता शर्मा, एशियन न्यूज, रायपुर। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, साथ ही सरगुजा से वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत एशियन न्यूज़ में। सुरेंद्र जी, संगठन में फेरबदल कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कि अनोखा माना जाए। हर पार्टी रिवैम्प करती रहती है अपने संगठन को। बीजेपी की बात करें तो पिछले साल सितंबर में हमने देखा है कि बीजेपी ने भी अपने संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव किए और पार्टी में हर स्तर पर चेंजेस किए गए हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या यूथ विंग के अध्यक्ष हों, तमाम जगहों पर नेता प्रतिपक्ष हों, सब जगह परिवर्तन किए गए।
अब आपके यहाँ भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जगह नए प्रदेश अध्यक्ष की चर्चाएं चल पड़ी हैं और एक साथ इतने सारे नेताओं का दिल्ली में जब जमावड़ा होता है तो कयास लगने स्वाभाविक हैं। क्या स्थिति है, क्या आपको लगता है कि आपको जल्दी नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है? अभय जी, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र बड़ा मजबूत है जी, और पूरी पारदर्शिता अपनाई जाती है। आपको याद होगा जब मोहन मरकाम जी अध्यक्ष बने थे जी, तो उस समय स्वर्गीय मनोज मंडावी जी, राम पुकार सिंह जी, अमरजीत जी, इनसे तमाम केंद्रीय नेतृत्व जो है 1-to-1 बातचीत भी हुई। यहाँ के तमाम नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी भी की गई और विगत दिनों जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ पूरी पारदर्शिता से। और ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। हमारे हजारों डेलीगेट्स ने वोट डाले बाकायदा, उसमें छत्तीसगढ़ के भी 300 से अधिक संगठन ब्लॉक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ के जो डेलीगेट हैं उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। निश्चित रूप से मोहन मरकाम जी का कार्यकाल 2022 में पूरा हो गया है, लेकिन ये केवल काल्पनिक है और काल्पनिक विषय में मैं समझता हूं कि चर्चा करना उचित नहीं है। और जो हालात है देश के सामने, तमाम वरिष्ठ नेता गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जिस प्रकार से दुर्भावनापूर्वक ईडी की कार्रवाई जारी है, भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, जिस प्रकार से नवीन आरक्षण विधेयक जो है 4 महीने से राजभवन में लंबित है, और जिस प्रकार से लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह पूरे देश में चल रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ की अग्रणी भूमिका रही है। उसको लेकर भी वरिष्ठ नेताओं के साथ रायशुमारी के लिए छत्तीसगढ़ के नेता गए हुए हैं। यदि बदलाव की कोई बात होती है तो वो छुपाने की कोई बात नहीं है, वो भी उसी रूप में जैसे पहले चर्चा के बाद में तय हुआ था। निश्चित रूप से यहाँ के तमाम वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद में होगी, लेकिन कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है। आपको याद होगा कि भाजपा में पिछले 4 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले, नेता प्रतिपक्ष भी 5 साल टर्नओवर पूरा होने से पहले दिल्ली बुलाए गए और हाथ पकड़ के इस्तीफा लिखवा लिया गया। तो यह अधिनायकवाद भाजपा में है। पहले आपको याद होगा धर्मलाल कौशिक जी जब चुनाव हुआ था तब अध्यक्ष थे भाजपा के, उसके बाद विक्रम उसेंडी जी बने, फिर विष्णुदेव साय जी बने। विश्व आदिवासी दिवस के दिन उनको भी हटा दिया गया बिना जानकारी के, बिना सूचना के, बिना किसी से विचार विमर्श किए। और अभी अरुण साव जी जो सबसे निष्क्रिय सांसद है भाजपा के बिलासपुर के, वो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। किनसे रायशुमारी हुई, किनसे पूछा गया, ये भी सर्वविदित है। भाजपा में न तो किसी कार्यकर्ता की जरूरत है, न किसी नेता की। अधिनायकवाद है जो प्रभारियों के माध्यम से ये संगठन चलाने का प्रयास करते हैं। 5-5, 6-6 प्रभारी भी हो गए। आपको याद होगा सौदान सिंह भी हुआ करते थे जब 2018 के पहले, उसके बाद डी पुरेंद्रेश्वरी जी बिल्कुल लगातार, चाहे बात प्रदेश प्रभारी की हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की हो, चाहे यूथ विंग्स के अध्यक्ष बदलने की हो, भाजपा ने पिछले कुछ दिनों में संगठन में बहुत सारे बदलाव किए हैं। और ऐसे में कांग्रेस में भी अगर संगठन में बदलाव की चर्चा हो रही है तो कोई अनोखी बात नहीं। सुधीर पांडे जी मेरे साथ जुड़े हैं, अंबिकापुर से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुधीर जी, पिछले दिनों जब कांग्रेस के अध्यक्षों की चर्चा हुई तो कई सारे नाम आए हैं, उसमें अमरजीत भगत का भी नाम आया है, दीपक वैज का भी नाम आया, यहाँ तक कि विक्रम उसेंडी और शिशुपाल शौरी के भी नाम आगे के अध्यक्षों के तौर पर आए हैं। इसमें अमरजीत भगत का नाम खासा दिलचस्पी पैदा करता है, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछली बार सरगुजा में 14 की 14 सीटें एक तो कांग्रेस ने जीती थी, बस्तर में 11 जरूर जीती थी 12 में से, लेकिन एक सीट बाद में उपचुनाव में उसके खेमे में ही आ गई। तो इस तरह से उत्तर और दक्षिण में जो आदिवासी बहुल इलाके हैं उन दोनों इलाकों में कांग्रेस का वर्चस्व है, तो बीजेपी इसे तोड़ने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। दूसरी जो दिक्कत है, दूसरी है कि बाबा बार बार कहते हैं कांग्रेस का हाथ महसूस नहीं होता, मैं आज भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव का जो ये रवैया है वो भी पार्टी उसको संतुलित करके चलना चाहेगी। तो आपको क्या लगता है, अगर अमरजीत भगत जैसे किसी व्यक्ति को बनाया जाता है पार्टी का अध्यक्ष, तो क्या ये संतुलन, ये काट संभव हो पाएगी? जी, मैं आपको 2 चीज समझाऊंगा। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय ये माना गया था कि टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं और उत्तर छत्तीसगढ़ की 14 में से 14 सीटें सरगुजा संभाग की वो कांग्रेस को मिली थी। उसके साथ एक लड़ाई भी शुरू हुई कि अमरजीत भगत मंत्रिमंडल में आना चाहते थे। उनके पास उस समय भी 2 विकल्प दिए गए थे कि बघेल जी ने अमरजीत भगत को बतौर प्रदेश अध्यक्ष लॉन्च किया था, मगर टीएस सिंहदेव जी ने उनका विरोध किया था और उनको मंत्री पद पे
लेकर के उनको समझौता हुआ कि ठीक है, मंत्री बनने में मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा। अमरजीत भगत जी एक उभरते आदिवासी लीडर हैं, सरगुजा में भी उनका काफी कुछ प्रभाव बढ़ गया है, मगर टीएस सिंहदेव कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ है, उनकी एक अलग लॉबिंग है पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ में जी। और निश्चित रूप से वो नहीं चाहेंगे कि कभी भी अमरजीत भगत प्रदेश अध्यक्ष बने। मोहन मरकाम को उन्होंने सपोर्ट किया था पिछली बार, उसके विकल्प के रूप में चाहेंगे कि दीपक बैज या दूसरे बस्तर इलाके से बन जाएं, उनको कहीं भी नकारात्मक वो न करने दे करके। तो ये मान के चलिए कि अभी भी ये विरोध जारी रहेगा उनका, और अगर किसी कारण से अमरजीत भगत जी को बना देते हैं तो मुझे लगता है कि जो लड़ाई अभी चल रही है वो और बढ़ेगी। इसका कहीं न कहीं दुष्परिणाम सरगुजा के साथ साथ और भी कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये संतुलन को और खराब कर सकता है। ऐसी आपका विश्लेषण जो है वो सीधे सीधे इस ओर इंगित कर रहा है कि अगर अमरजीत भगत को अध्यक्ष बनाया जाता है तो जो तनाव दिख रहा है, जो तलखी दिख रही है, वो तलखी और बड़ी हो सकती है, दरार हो सकती है, और हो सकता है कि कांग्रेस को फायदे के बजाय नुकसान उठाना पड़े और बीजेपी जो चाहती है वो हो जाए। तौकीर रजा बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर साहब, स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। जो पिछले दिनों हमने देखा था, जो संगठन में 54 नए लोगों को एंट्री कराई गई थी सितंबर में बीजेपी में, तो एक बड़ी चीज सामने आई थी। उस समय हमने देखा था कि उदयश्वरी पैकरा को छोड़कर जो 8 उपाध्यक्ष बनाए गए थे उसमें से और कोई भी चेहरा मैदानी इलाके से बाहर का नहीं था। ऐसे ही 4 महासचिव भी बनाए गए थे, जो अधिकांश लोग थे वो मैदानी इलाके के थे, और उसमें थोड़ा असंतोष भी पार्टी में कहीं ना कहीं दिखाई दिया था। दूसरी तरफ कांग्रेस जिन नामों की चर्चा हो रही है वो सब ट्राइबल इलाके से हैं, या तो सरगुजा से हैं या बस्तर से आते हैं। क्या हम ये समझें कि बीजेपी जो है पूरा फोकस मैदानी इलाके पर लगा रही है? नहीं, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन ढांचे से बनी हुई पार्टी है, संगठन के हिसाब से पूरा चलती है जी। और ये संगठन के बड़े लोग हैं, जिस तरह से मैदानी इलाका वाला मैटर नहीं है, सभी जगह से दिया गया है। और रही बात इनकी, तो ये तो ऐसा है कि ये गुटबाजी के शिकार है। आज राहुल गांधी जी को देखा जाए तो वहां पर जो जमानत कराने के लिए गए हैं तो पूरा लाव लश्कर ले गए हैं। एक तरफ आप बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, खुद लोकतंत्र को मजाक उड़ाते हुए कानून का इतना मजाक उड़ाते हुए वहां पर आप बस में जा रहे हैं और इतना लाव लश्कर के साथ, ये क्या स्थिति है। दूसरी बात, आदिवासियों का सम्मान तो जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसके पहले किसी ने नहीं किया। जब हमारी माननीय राष्ट्रपति की जो उम्मीदवार थी, जब उनका समर्थन लेने के लिए कांग्रेस से मांगा गया था तो एक वोट नहीं दिया गया। आदिवासी की क्या बात करेंगे, इन्होंने कभी आदिवासियों का सम्मान नहीं, कैसे दिखाई की राजनीति करे। रही बात अमरजीत भगत की, तो अमरजीत भगत को ये इसलिए आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ये टीएस बाबा के एंटी है और इनका गुटबाजी, मैंने फिर से पहले बोला था कि गुटबाजी हावी है, तो टीएस बाबा जो है वो उनके विरोध में, उनके विरोधी होने के कारण उनको भूपेश बघेल जी आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने के कारण उनका वर्चस्व प्राप्त है। इसी कारण से क्योंकि वो एटीएम भी है, छत्तीसगढ़ की तरह कांग्रेस के एटीएम है, तो उनकी बात सुनी जा रही है, इसलिए बाबा को किनारे कर दिया गया है और अमरजीत भगत को ये आगे बढ़ाकर इस तरह से चीजें की जा रही है। तो ये तो गुटबाजी और ये सब चीजें जो है इन्हीं के ऊपर हावी है। और चलिए, कहीं ना कहीं दोनों पार्टी, आपकी भी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी, दोनों भी अपने संगठन में भी किसी भी तरह से कहीं भी कोई सुराख नहीं छोड़ना चाहती है। और निश्चित तौर पे चूंकि चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है, 23 का विधानसभा चुनाव है, तो बीजेपी को जहां 15 साल की अपनी खोई सत्ता वापस लेने की चुनौती है, कांग्रेस के सामने अपने गढ़ को बचाए रखने की चुनौती है। सुरेंद्र जी, बीजेपी की जिस तरह से हम अगर बात करते हैं तो हमने देखा है पिछले दिनों बीजेपी ने अरुण साव पर दांव खेला है, नारायण चंदेल जी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, नए चेहरों को संगठन में शामिल किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि जो पूरा संगठन है वो रिवैम्प हो सके और नए नए चेहरे आए और संतुलन बना रह सके। दूसरी तरफ बीजेपी बस्तर सरगुजा के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है, सर्व आदिवासी समाज की नाराजगी की बात करना, धर्मांतरण की बात करना और ये कहना कि पीएम आवास योजना का मुद्दा बीच में उछालना। तो एक तरफ तमाम तरह के मुद्दे ढूंढे जा रहे हैं, दूसरी तरफ फोकस भी है कि कैसे कांग्रेस के गढ़ को तोड़ा जाए। ये जो कुर्मी और साहू और ओबीसी का समीकरण है, उसको आप अपनी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? अभय किशोर जी, सामाजिक न्याय जो है कांग्रेस की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, चाहे वो संगठन हो या सत्ता। जी। छत्तीसगढ़ में बहुसंख्यक आबादी ओबीसी की है
प्रदेश के मुख्यमंत्री उस वर्ग से आते हैं, भूपेश बघेल जी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ओबीसी से आते हैं। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत सहित बहुसंख्यक विधायक और निगम मंडल के सदस्य भी उस वर्ग से आते हैं। दूसरी बहुसंख्यक आबादी अनुसूचित जनजाति की है। बस्तर और सरगुजा, जिस प्रकार से आपने कहा, बड़ा कारण है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने केवल और केवल जुमलेबाजी के माध्यम से ठगने का काम किया। पेशा कानून इनके 15 साल में कभी लागू नहीं हुए। जल जंगल जमीन के अधिकार से मोदी सरकार दुर्भावना पूर्वक जो है अभी हाल ही में वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों को शिथिल किया, और इनके तमाम वादे जो है जुमले घोषित हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग केवल और केवल चुनावी लिहाज से जरूरी है, और इसी कारण से इनके समक्ष विश्वसनीयता की संकट है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, ये अपने गिरेबान में झांके। जब ये सरकार में थे अभय किशोर जी, आपको याद होगा, केवल 4 लोग, रमन सिंह, बृजमोहन, राजेश मूणत और अमर अग्रवाल, इनको छोड़ के कभी किसी के हाथ में सत्ता का दायित्व सौंपने का इनको कभी याद नहीं आया। इनके तो गृह मंत्री 6-6 महीने तक मुख्यमंत्री उनको समय नहीं देते थे मिलने का। ये शिकायत मैं नहीं, ये खुले पत्र में देश के गृह मंत्री अमित शाह उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे उन्होंने किया था। ननकी राम कंवर की क्या स्थिति थी यह भी सर्वविदित है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल चुनावी लिहाज से इनको याद आता है ओबीसी, एससी, एसटी। चलिए, आपका मानना है कि ये सीधे सीधे चुनावी समीकरण है। बिल्कुल, आपका ये मानना है कि ये चुनावी समीकरण है। इसका जवाब हम तौकीर रजा साहब से जरूर लेंगे, लेकिन सुधीर जी एक बार आपके पास और आना चाहूंगा मैं। हालांकि आप बस्तर सरगुजा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जो दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के लिए बार बार सर्कुलेट हो रहा है, चर्चा में आ रहा है, वो दीपक बैज का भी है। दीपक बैज को अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो हम देखते हैं कि एक युवा छात्र नेता से लेकर विधायक और विधायक से सांसद बनने तक का उनका जो सफर रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। जो वहाँ पर टाटा स्टील की जो ज़मीन है उसको वापस किसानों को दिलवाने के आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। तो अगर पार्टी दीपक बैज के नाम को कंसिडर कर रही है, एक तरफ अमरजीत भगत का नाम चर्चा में, दूसरी तरफ दीपक बैज का नाम चर्चा में, क्या जो बस्तर का संतुलन है उसको भी बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि 2009 की तरह कोई वो पुराना फार्मूला लाया जाएगा जब धनेंद्र साहू कार्यकारी अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, और 2 लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, एक सतनामी और एक आदिवासी? सुधीर जी, लगता है सुधीर जी से संपर्क टूट गया। तौकीर साहब, जो आरोप लगा रहे थे अभी सुरेंद्र जी, वो सीधे सीधे कह रहे थे कि चाहे बात आदिवासी की हो चाहे ओबीसी की हो, आपको उनकी याद तभी आती है जब चुनाव आता है। सिर्फ चुनावी ग्रिमिक्स है, आप दरअसल उनका भला नहीं चाहते। क्या कहेंगे आप? ये तो ऐसा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद चोरी करते हैं और इस टाइप से बातें करते हैं, खुद गलत काम करते हैं, इस टाइप से बातें करते हैं। मैंने अभी पहले भी कहा था कि हमारी आदिवासी की बात कर रहे थे, जब आदिवासी राष्ट्रपति के समर्थन के लिए वोट के लिए आए थे तो आप लोग तो भागे भागे फिर रहे थे, वहाँ पर एक वोट देने को नहीं आए। अब बोलते हैं कि हम आदिवासियों का समर्थन करते हैं, हम आदिवासी को आगे बढ़ाते हैं। पिछड़े वर्ग की बात करें तो पिछड़े वर्ग को भी इन्होंने क्या करा, ये तो पूरा जग जाहिर है। अपने गिरबान में झाके सीताराम केसरी को तो आपने अपने केंद्रीय कार्यालय से उठा के बाहर फेंक दिया था। तो आप तो नैतिकता की बात ही मत करें, है ना। नैतिकता की अगर बात इतनी है तो राहुल गांधी ने जो वादा किया टीएस बाबा को, आज तक उनको सीएम बनाने, जो खुद ही बोल रहे हैं टीएस बाबा, वो उनको क्यों नहीं आज तक सीएम बनाया गया? ये तो सब इनके आपका गुटबाजी है। चरणदास महंत जी की अलग गुटबाजी चल रही है, तो टीएस बाबा की अलग चल रही है, तो भूपेश बघेल की पूरी अलग चल रही है। तो आज सीएम अपने आप को सीएम बनने के बाद भूपेश बाबा जो है 40 लोगों के साथ जो वहां पर कब्जा करके बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा आज, बाबा और 40 लोगों की कहानी सबको पता है। इतनी ईडी पकड़ाई जा रही है, चोरी पकड़ाई जा रही है, जितना करप्शन पकड़ाया जा रहा है, इन्हीं के राज में क्यों पकड़ाया जा रहा है? और आप बोलते कि चलते द्वेष फिल्म कार्रवाई है। अपना करो तो सब सही है, सीबीआई का दुरुपयोग करो आप, सब सही है, लेकिन अगर ये ईडी ओरिजिनली आपको जाके कर रही है तो फिर जमानत क्यों नहीं मिल रही है आपको? चलिए, आज की चर्चा तो खैर ईडी पर है भी नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर आप दोनों जब भी बैठेंगे ईडी की बात उठती है। मैं इस पर आता हूं। एक बार लगता है सुधीर जी मेरे साथ वापस जुड़ गए हैं, तो सुधीर जी से एक बार फिर मैं अपना सवाल दोहराता हूं।
सुधीर जी, भले ही आप सरगुजा इलाके से आते हैं, लेकिन अगर दीपक वैज की बात करूं तो दीपक वैज को एक युवा और सक्षम चेहरा माना जाता है, और जो टाटा स्टील की जमीन किसानों को वापस दिलाने का जो आंदोलन था उसमें उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी। एक तरह से वो हीरो बन गए थे इसके बाद, और शायद इसीलिए पार्टी ने उस समय उनको संसदीय चुनाव लड़ाया भी था, जिसमें वो सफल भी रहे थे 20 साल का बीजेपी का गढ़ तोड़ने में। क्या आपको लगता है कि ये जो अगर दीपक वैज को चेहरे के तौर पर कंसिडर किया जाता है तो बस्तर में ये समीकरण जो है वो बना रहेगा और बस्तर की सीटों पर भी कांग्रेस का कब्जा बना रहेगा? सर, पहले तो मैं ये बताऊं, मैंने सरगुजा के परिप्रेक्ष्य में ये बताया था जी। टीएस सिंहदेव नहीं चाहेंगे कि सरगुजा से कोई उनके इच्छा के विपरीत प्रदेश अध्यक्ष बने या कांग्रेस का संगठन की कमान संभाले। दूसरी ओर अगर दीपक वैज को बनाते हैं तो जो पोजीशन मोहन मरकाम जी के समय में टीएस सिंहदेव जी की थी वहीं पे पोजीशन रहेगी, वहां पे संगठन को लेकर के उनको असंतोष नहीं रहेगा जी। तो इस बात का फायदा पूरे प्रदेश पे मिलेगा, ऐसा टीएस सिंहदेव के खेमे का मानना रहेगा। मगर जहां तक अमरजीत और दीपक वैज जी के में तुलनात्मक रूप से कहेंगे तो मैं कहूंगा कि अमरजीत भगत ज्यादा सक्षम है उनकी तुलना में दीपक वैज जी की तुलना में। एक लंबा अनुभव उनके पीछे है, तो निश्चित तौर पर एक लंबे अनुभव से जो परिपक्वता आती है वो व्यक्ति में दिखाई देती है। सुरेंद्र जी, जो आरोप थे वो घूमकर कहीं ना कहीं चले जाते हैं एक ही तरफ। मैं जो आपसे पहले भी चर्चा कर रहा था, तौकीर जी जब मेरे साथ फोन पर जुड़े थे तब भी ये बात कह रहा था कि बीजेपी का फोकस कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों पर दिखाई देता है, क्योंकि उस पिछली बार का अनुभव जो है उसे अभी शायद पार्टी भूल नहीं पाई है। मैदानी इलाकों में आप किस तरह से बीजेपी का मुकाबला करेंगे? अभय किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है वो उजागर हो चुका है। पिछले चुनाव में भी आपने देखा, इनकी बी टीम हुआ करती थी, जोगी कांग्रेस के साथ मिलकर षड्यंत्र किए। अंतागढ़ का प्रकरण भी सर्वविदित हो चुका है। अब जोगी कांग्रेस का अस्तित्व मैं समझता हूँ मरवाही चुनाव के बाद में खत्म हो गया है। तो ये मुगालते में है, मैदानी क्षेत्र में मुकाबला कर सकते हैं। बी टीम आपकी थी भाई साहब, ये है। बी टीम आपकी थी। सुन लीजिए नहीं, आप भी सुन लीजिए, बी टीम जोगी जो है आपकी थी। जो झीरम कांड हुआ था आज साबित हो गया, उसको सामने लाइए ना। जेब में सबूत लेके घूम रहे थे, जेब में सबूत लेके घूम रहे थे, कहाँ है? जेब में सबूत लेके घूम रहे थे आपके वो बाबा जी कहाँ है? वो 40 करोड़ के साथ बैठे हैं वहाँ पर दिल्ली में जाकर। कहाँ गए आपका? जेब में सबूत लेके बैठने वाले निकालो ना। बात करते हो यार, पहले अपना भ्रष्टाचार जब पार्टी के नेता बताए, नहीं भ्रष्टाचार जब आ रहा है और बाकायदा साबित हो रहा है, कोर्ट उसको जमानत तक दी गई है। अगर झूठा इल्जाम होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज आप स्थिति जाके देखिए, आज जनता को सब चीज पता चल रहा है, जनता सब देख रही है। अरे आप पाटन चुनाव में जाके देख लीजिए, महावीर 4 बार जाके पाटन 6 बार जनता तक बोल रहे हैं कि हमारा है, हमारा जीतेगा, लेकिन ये भ्रष्टाचारी है। ये कुल मिलाकर जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल दोनों पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश जरूर कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोनों पार्टियां अपने संगठन के लिए प्रयास कर रही हैं। मैं समझता हूं कि चुनाव आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। बिल्कुल तौकीर जी, सुरेंद्र जी, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन मूल मुद्दा जो सामने दिखाई दे रहा है वो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सुघोषित सुविचारित रणनीति के तहत संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के तमाम क्षेत्रीय समीकरण जो होते हैं, जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, उसको भी दोनों पार्टी ध्यान में रख के चल रही है। और निश्चित तौर पर मुद्दे तो रहेंगे ही जिनके आधार पर मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। समय की कमी के चलते मुझे ये चर्चा समाप्त करनी पड़ रही है, लेकिन आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट सेंट्रल में आज हम चर्चा कर रहे थे कांग्रेस के में जो प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं चल रही हैं और उनको तमाम बड़े नेताओं के दिल्ली में होने से उसको और बल मिला है। अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, देखना होगा कि क्या वाकई कोई बदलाव होता है, और अगर होता है तो दोनों दलों के चुनावी परिदृश्य पर इस बदलाव का क्या असर होगा। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।